आइए बच्चों, 15th टेस्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। कह रहे साहब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉल्युबिलिटी सिल्वर कार्बोनेट की दी गई है 8 × 10⁻⁻12। ठीक है। कह रहे साहब किसमें इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब जरा आप ध्यान से देखें, अगर आप सोडियम कार्बोनेट में देखें तो यहाँ पर कार्बोनेट आयन कॉमन है इस कार्बोनेट के साथ। अगर आप ऐसे देखें, ये सिल्वर कार्बोनेट है, पानी में गया होगा, ये Ag आयन जनरेट करा, ये कार्बोनेट आयन। तो अगर आप इसको सोडियम कार्बोनेट में डालेंगे तो इसके साथ कार्बोनेट आयन कॉमन हो जाएगा। अगर आप इसको सिल्वर नाइट्रेट में डालेंगे तो यहाँ Ag आयन कॉमन हो जाएगा। और सबको पता है कि कॉमन आयन में सॉल्युबिलिटी घटती है। ओके, तो इन दोनों सॉल्यूशन के अंदर अगर आप सिल्वर कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो घटेगा। ओके, पानी में अगर आप देखेंगे तो जो इसकी एक्चुअल सॉल्युबिलिटी वो रहेगा। और यहां पर अगर आप अमोनिया में देखेंगे तो अमोनिया में सॉल्युबिलिटी सिल्वर कार्बोनेट की बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको बताया गया था कि सिल्वर के जितने भी साल्ट्स होते हैं उन सब की अगर अमोनिया में आप सॉल्युबिलिटी देखोगे तो बढ़ेगी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते होंगे जरा इसको आप ध्यान से देखें। ऐसे हमने क्या किया, इस सिल्वर कार्बोनेट में अमोनिया ऐड किया। ये देखना अमोनिया, यहां 2 Ag आयन थे, दोनों Ag आयन अमोनिया के साथ रिएक्ट कर गए। अब देखना जरा ध्यान से, ये हो जाएगा NAgNH3 होल ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्सेशन कर गए, इसके 2 मोल बने। और अगर आप इसको जोड़ें ऐसे तो जब आप जोड़ोगे तो यहाँ से Ag आयन, यहाँ से Ag आयन क्या हो गया, कैंसिल। भाई देखिए, ये आगे Ag गया और Ag अमोनिया के साथ रिएक्ट कर गया। तो जब Ag यहाँ से गायब होगा तो रिएक्शन कहाँ भागना शुरू कर देगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन भागना शुरू कर देगा। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। और देखिए कॉम्प्लेक्सेशन ये होगा, सिल्वर कार्बोनेट 4 मोल ऑफ अमोनिया, ये बना लेगा ट्वाइस ऑफ Ag NH3 ट्वाइस, और साथ में कार्बोनेट आयन, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। तो सिस्टम से देखिए सिल्वर गायब हो गया तो रिएक्शन कहाँ भागेगा, ये फॉरवर्ड। तो जो ये सॉलिड था ये और डिसॉल्व होता जाएगा। या आप कह सकते हैं कि साहब अमोनिया में कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी को आप ऐसे चाहे लिखें, चाहे इसी को ऐसे भी लिख सकते थे आप। ये है Ag NH3 ट्वाइस 2CO3, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल आप बस इतना जान लें कि अमोनिया में सिल्वर कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, सॉल्युबिलिटी यहाँ बढ़ेगी। यहाँ कॉमन आयन है, Ag आयन Ag के साथ कॉमन है, और यहाँ कार्बोनेट आयन कार्बोनेट के साथ कॉमन है, इसलिए सॉल्युबिलिटी यहाँ घटेगी और प्योर वाटर में जो इसकी सॉल्युबिलिटी थी वही रहेगी। क्लियर। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। आइए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं भैया। कह रहे हैं X मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट आर सॉल्युबल इन 1 लीटर। ठीक है, देन X इज रिलेटेड टू इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बाय द एक्सप्रेशन। क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखें कि ये बेरियम कार्बोनेट है, टूटे बेरियम आयन में और ये कार्बोनेट आयन में, इनकी सॉल्युबिलिटी X, इनकी सॉल्युबिलिटी X। जब आप इसका Ksp निकालोगे तो ये होगा बेरियम आयन का कंसंट्रेशन डॉट कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन, ये हो गया X, ये हो गए X, ये हो जाएगा X स्क्वायर पे Ksp इनका। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप X स्क्वायर निकालोगे तो Ksp बराबर हुआ, और अगर X निकालोगे
तो अंडर रूट KSP के बराबर होगा। तो x इक्वल टू अंडर रूट KSP के, आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? सी आंसर करेक्ट होगा। अगले सवाल पे आ जाएं जरा। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लीस्ट सॉल्युबल कंपाउंड या कह सकते हैं साल्ट इन द फॉलोइंग इज, किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है? तो जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ देखें तो ये बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट और ये बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इनमें अगर हम सॉल्युबिलिटी निकालें तो सबको ये बात पता है कि जिसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम निकल करके आएगी उसका KSP सबसे कम ही होगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो KSP इसका कितना है? 10 टू द पावर -12। इनका KSP है 10 की पावर -52। इनकी सॉल्युबिलिटी KSP है 10 की पावर -5 और इनकी KSP है 10 की पावर -23। जरा बताइए सबसे कम KSP किसका है? इनका। तो जिसका KSP सबसे कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी सबसे कम निकल करके आएगी। आप चेक कर लीजिए, टर्नरी है, इसकी सॉल्युबिलिटी इस वाले से ज़्यादा ही निकल करके आएगी। अगर आप इसकी सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो हो जाएगा KSP/4 का पावर 1/3। यहाँ से निकालेंगे तो इसके सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा ही निकल करके आएगी। और इसकी अगर आप सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? KSP के। तो इसमें आंसर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? KSP इसकी सबसे कम है तो सॉल्युबिलिटी भी सबसे लीस्ट होगी इसी की। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे हैं एट ए सर्टेन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट MmAn इन वाटर इज S मोल पर लीटर। ठीक, कह रहे द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द साल्ट इज, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें ये है A ये है M स्मॉल m और यह है AN। तो इनको जब आप तोड़ोगे बेटा तो सीधे हो जाएगा m a का पावर प्लस n और ये हो जाएगा a का पावर माइनस m। हालांकि किसी भी साल्ट की जो हम लोग जैसे AX/BY जब हम इसका KSP निकालते थे तो हम KSP कैसे निकालते थे? जो कोफिशिएंट होता था x का पावर x, y का पावर y और सॉल्युबिलिटी का पावर x प्लस y, यही तो निकालते थे हम। अब इसी से आप कंपेयर कर लें, जैसे यह है MM और AN, तो जब आप इसका KSP निकालोगे भैया तो ये हो जाएगा m का पावर m, n का पावर n और सॉल्युबिलिटी का पावर m प्लस n। देखिए यही निकल करके आएगा। अब आप यहाँ चेक करिए कि m का पावर m कहाँ है, यहाँ n का पावर n और s का पावर m प्लस n। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट। आपको तोड़ने की जरूरत ही नहीं, हम पहले तोड़ ही रहे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाएं। कह रहे हैं द pK ऑफ वीक एसिड इज 5.85। द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस आर इक्वल एट ए pH ऑफ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबको ये बात पता है कि pH इक्वल टू होता है pK प्लस लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। ठीक है, कह रहे हैं एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस, ये जो साल्ट होता है कॉन्जुगेट बेस होता है, तो इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। पीके कितना दिया गया भैया? 5.85, ये हो जाएगा प्लस लॉग, यहाँ होगा कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, और ये दोनों वैल्यू चूँकि बराबर हैं तो ये हो जाएगा 1 और log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो सीधे हमारा जो pH निकल करके आएगा वो 5.85
0.85 के बराबर आएगा। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। फॉर एन एनायनिक हाइड्रोलिसिस pH इज गिवन बाई, अब जरा ध्यान से देखें बेटा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस किसका होता है? बोले जैसे CH3COONA, हमें साल्ट ले ले। अब अगर आप देखें तो ये साल्ट किसका है? वो वीक एसिड और स्ट्रांग बेस का साल्ट है। इसमें जो एनायन है ये वीक पार्ट से आ रहा है और जो कैटायन है ये स्ट्रांग पार्ट से आ रहा है। तो यही तो हाइड्रोलाइज होगा, यही तो पानी को तोड़ करके उससे H एक्सेप्ट करके OH छोड़ देगा। तो मीडियम कैसा हो जाएगा? बेसिक। इसका मतलब अगर वो एनायनिक हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इस साल्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मीडियम उसका कैसा होगा? बेसिक होगा। और अगर बेसिक होगा मीडियम या इस वीक एसिड स्ट्रांग बेस के साल्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए फार्मूला हमने आपको बताया था कि pH इक्वल टू हाफ ऑफ pKw प्लस pK प्लस log C, यही फार्मूला आपको बताया गया था। अब अगर आप हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा हाफ pKw प्लस हाफ pK प्लस हाफ log C, ये pH निकल करके आएगा। ये फार्मूला इसका होगा। इसमें चेक करिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, सी आंसर मैच कर रहा है। क्लियर? 7वें सवाल पे आ जाएं। कह रहे व्हेन 10 ml ऑफ 0.14 मोलर एस्टिक एसिड pK5 इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 10 ml ऑफ 0.1 मोलर अमोनिया सोल्यूशन, ठीक है, जिसका pKb कितना दिए हैं? 5। कह रहे एट इक्विवेलेंस पॉइंट अकर्स, ठीक है। तो पहले तो आप ये जान लें कि ये क्या है? वीक एसिड, और इसको टाइट्रेट किससे कर रहे हैं? वीक बेस से। क्लियर? तो अगर वीक बेस से टाइट्रेट कर रहे हैं बेटा, तो पहले जरा आप चेक करिए, ये है CH3COONA सॉरी एस्टिक एसिड, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया सोल्यूशन से, यानी NH4OH से। तो यहाँ बनेगा क्या? CH3COONH4 और साथ में वाटर। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये है 10 × 0.14, तो इसका मिलिकुलेंट कितना हो गया? अच्छा एक मिनट बेटा, इसमें आपसे कह रहे हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट पर बताइए। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब कि इसका जो साल्ट बना होगा, यानी कि जितना मिलिकुलेंट आप एसिड लेके चले होंगे उतना मिलिकुलेंट आप बेस इसमें डाला गया होगा, ठीक है। यानी कि जो साल्ट बन करके आ रहा है ये CH3COONH4 साल्ट बन रहा है। ये कैटायनिक और एनायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस शो करेगा। ये साल्ट हुआ वीक एसिड प्लस वीक बेस का साल्ट हुआ। जाहिर सी बात है, अगर वीक एसिड वीक बेस का साल्ट है तो इसका जो pH होता है हाफ ऑफ 14 प्लस pK माइनस pKb, यही तो होता है। अब जरा ध्यान दें, ये हो जाएगा हाफ 14, ये है 5 माइनस 5, 5 5 कटा, निकल कितना आ जाएगा? 7। तो pH इसका कितना निकल के आ जाएगा? 7, क्योंकि बात किस पर कर रहा है? ये इक्विवेलेंस पॉइंट पर। इक्विवेलेंस पॉइंट पर जो pH होता है वो अगर वीक एसिड वीक बेस के हैं, जो साल्ट हमारा बना है, साल्ट वीक एसिड वीक बेस का बन करके आया है। वीक एसिड वीक बेस का जो साल्ट होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, चाहे जो कंसंट्रेशन आप लेकर के चलें, वो सिर्फ K और Kb वैल्यू पर डिपेंड करता है बेटा। और दोनों का PK PKb बराबर है, तो PK PKb अगर बराबर होंगे तो pH
14 का आधा यानी 7 निकल करके आएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग भैया। इफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HCN कितना दिया है 1.3 इंटू 10 टू द पावर -9, द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ KCN विल बी। ठीक है, तो अगर ये KCN है टूट रहा होगा K प्लस में और CN माइनस में जा रहे हैं, यही CN माइनस एनायन हाइड्रोलाइज हो रहा होगा, ये बनाया HCN और साथ में OH आयन रिलीज हुआ होगा। जब किसी साल्ट के हाइड्रोलिसिस में राइट में वीक एसिड बनता है तो ऐसे रिएक्शन का जब आप हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालते हैं तो होता है KW/KA। अगर इस तरफ बेस बनता तो KW/KB करते, अगर एसिड बेस दोनों बनते तो KW/K इंटू KB निकल करके आता। फिलहाल यहाँ पर हमसे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछा जा रहा है। KW कितना होगा 10⁻14 और Ka कितना दिया गया है 1.3 इंटू 10 टू द पावर -9। क्लियर? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.77 इंटू 10 की पावर 5 ये आंसर निकल कर आएगा। क्लियर? स्पष्ट? ओके। इसमें बेटा हमें लग रहा है कुछ करेक्शन है। नहीं, यहाँ पे पावर तो पहली चीज़ तो माइनस आएगा और यहाँ पर भी देखिए करेक्शन है। सब क्या होना चाहिए यहाँ, एक मिनट जरा जो ओरिजिनल पेपर जरा उसमें हम देख लें, माइनस दिए हैं प्लस दिए हैं। हाँ माइनस ही है बेटा सब में, इसलिए देखिए हम पेपर साथ में लिए रहते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और ये भी माइनस यहाँ पर होगा। क्लियर? अब ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पर। अब आप इसमें देखिए हम पेपर से ही पढ़ रहे हैं। 9वां सवाल करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट फॉर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3COO NH4। अब अगर आप यहाँ देखें CH3COO NH4, जब आप इसको पानी में हाइड्रोलाइज करोगे तो यहाँ पर देखिए CH3COOH भी बनेगा और NH4OH भी बनेगा। अगर हाइड्रोलिसिस करने पर वो वीक एसिड और वीक बेस दोनों बने तो ऐसे रिएक्शन का जो KH होता है ये KW/KA इंटू KB के होता है। स्पष्ट? और सबको ये बात पता है क्या कि KH इसका जो निकल करके आता है ये H² के बराबर होता है। आप वीक एसिड वीक बेस के साल्ट का KH चेक कर लीजिएगा, KH H² के बराबर निकल करके आता है। कैसे H² के बराबर निकल करके आएगा भैया? ये होगा CH, ये होंगे CH, ये होगा C इंटू 1 माइनस HK। तो यहाँ पर कैटायन एनायन दोनों हाइड्रोलाइज हो रहे होंगे ना बेटा। आप ऐसे इसको देखिए, इसको ऐसे ले रख लीजिए, जैसे ये रहा होगा CH3COO NH4, पहले टूटे होंगे CH3COO एनायन और NH4 प्लस। अब ये दोनों CH3COO एनायन और NH4 कैटायन ये पानी के साथ इंटरेक्ट किए होंगे तो ये होगा C इंटू 1 माइनस H, C इंटू 1 माइनस H। तो जब आप इसका KH निकालोगे, ये कैसे निकल कर के आए हम आपको यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। तो जब आप KH निकालोगे तो ये हो जाएगा CH अपान C इंटू 1 माइनस H, C इंटू 1 माइनस H। ठीक है, C से कटा, C से कटे, 1 माइनस H को आप कैंसिल कर दे रहे हैं तो सीधे क्या निकल करके आया H² के। तो KH इक्वल टू है H² के, या आप कह सकते हैं H इक्वल टू अंडर रूट KH के, और KH के जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं तो यही हो जाएगा अंडर रूट KW/KA इंटू KB के। इसमें H इक्वल टू आ जाएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट KW/KA इंटू KB के। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, पूरा स्पष्ट हुआ।
आइए 10वें क्वेश्चन पर कह रहे हैं ए सल्फ्यूरिक एसिड solution has pH equal to 2, its molarity will be। अब जरा ध्यान दें, अगर किसी सॉल्यूशन का pH 2 है तो H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है 10⁻⁻2 मोलर के, और जब आप H आयन कंसंट्रेशन निकालते हैं तो फार्मूला रखते हैं m×x × अल्फा के। H आयन कंसंट्रेशन हमारा निकल करके आ रहा 10⁻⁻2, मोलरिटी हमें निकालना है। आप बता सकते हैं कि एक सल्फ्यूरिक एसिड कितने H आयन दे रहा होगा, इसका X कितना हो जाएगा भाई, देखिए H2SO4 है तो कितने H आयन दे रहा होगा, 2 H आयन, तो हो जाएगा 2, और अल्फा कितना हो जाएगा इसका 1। तो अगर आप मोलरिटी निकालोगे तो हो जाएगा 10⁻⁻2 अपान 2, यानी हो जाएगा 1/200 मोलर। 1/200 मोलर कौन सा होगा, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं 11 नंबर पर। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, हम थोड़ा इधर हट जा रहे हैं। इन्हीं से कह रहे हैं साहब कौन सा एक्सप्रेशन सही नहीं है। अब जैसे पहला देखें, कह रहे हैं H आयन इक्वल टू OH आयन, ठीक है, इक्वल टू √KW के, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 के, और 10⁻⁻7 ये निकल करके आएगा √KW के। √KW के क्यों निकल करके आ रहा है, क्योंकि 10⁻14 होता है, ओवरऑल निकल के क्या आया, यही तो क्लियर हुआ। इसका मतलब कि ये करेक्ट एक्सप्रेशन है। यहां पर देखिए कह रहे हैं साहब H आयन कंसंट्रेशन 10⁻7 से ज़्यादा है तो मीडियम कैसा होगा, एसिडिक। OH आयन कंसंट्रेशन 10⁻7 से कम है तो मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक। H आयन कंसंट्रेशन अगर कम होगा या OH आयन कंसंट्रेशन 10⁻7 से ज़्यादा होगा तो मीडियम कैसा होगा, बेसिक। ये भी सही है। तो ये ऊपर के तीनों एक्सप्रेशन करेक्ट हैं। अब इसमें कह रहे साहब बताइए ये एक्सप्रेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू OH आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, इक्वल टू 10⁻7 मोलर फॉर अ न्यूट्रल सोल्यूशन एट ऑल टेम्परेचर। तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बदलते हैं तो जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है वो चेंज होने लगता है बेटा। आवश्यक नहीं कि 10⁻7 मोलर किसी भी टेम्परेचर पर न्यूट्रल ही हो। क्यों, क्योंकि जब हम KW की वैल्यू बढ़ाते हैं, KW की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारा H आयन और OH आयन कंसंट्रेशन दोनों बढ़ते हैं, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होता है हमारा वो चेंज होने लगता है। स्पष्ट। इस वजह से ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये गलत हो गया, क्योंकि 10⁻7 मोलर सोल्यूशन तभी न्यूट्रल होगा जब टेम्परेचर 25 डिग्री हो। कह रहा किसी भी टेम्परेचर पर ये न्यूट्रल होगा, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। इसमें पूछ रहा है साहब गलत स्टेटमेंट बताओ। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाए भैया 12 नंबर पे। कह रहे हैं pH ऑफ 1000 cc solution is 2, it will not change if। कह रहे साहब ये चेंज नहीं करेंगे किस सॉल्यूशन के डालने पर जिसमें pH चेंज नहीं होगा। तो पहले तो आप जिस सॉल्यूशन का pH 2 है इसका जरा H आयन कंसंट्रेशन चेक करिए कितना है, चाहे H आयन कंसंट्रेशन चेक करिए और चाहे इसकी नॉर्मेलिटी निकालिए। तो नॉर्मेलिटी से कितनी निकल के आ जाएगी, 10⁻⁻2। ठीक। अब इन चारों ऑप्शन में आप चेक करिए कि किस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इस 10⁻⁻2 मोलर कंसंट्रेशन के बराबर है। क्यों, क्योंकि किसी सॉल्यूशन में अगर आप सेम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन डालते हैं तो pH के वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर। अब आप इसमें देखिए 100 cc ऑफ वाटर इज एडेड, तो वाटर अगर ऐड कर रहे होंगे तो यहाँ पर H आयन कंसंट्रेशन होगा 10⁻7 मोलर। कह रहे साहब 100 cc 0.1 मोलर HCl डाला जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो H आयन कंसंट्रेशन है वो 10⁻1 मोलर है। ठीक है। यहाँ पर देखिए 100 cc ऑफ N/100, यानी कि यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी है या कह सकते हैं H आयन कंसंट्रेशन वो कितना है, 10⁻2 नॉर्मल के या 2 मोलर के। इसका मतलब ये आंसर करेक्ट होगा। यही सॉल्यूशन ऐड करने पर सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं होगा। क्लियर।
आइए अगले सवाल पर 13 नंबर पर कह रहे हैं द फर्स्ट सेकंड, इधर खड़े हो जा रहे हैं आप, सवाल इधर देख लीजिए। द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड आर इन ऑर्डर। जाहिर सी बात है कि अगर हमारा H3A कोई एसिड है और ये टूटा, एक H दिया, H2A माइनस, ये हो गया K1, यही H2A माइनस फिर टूटेगा H प्लस में और HA2 निगेटिव में, इसकी वैल्यू हो गया K2, और यही HA2 निगेटिव टूट करके H प्लस और A3 माइनस पे गया, इसकी वैल्यू हो गई K3। अब जब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ से ये कटे, यहाँ से ये कटे, H3A कन्वर्ट हो रहा है थ्राइस ऑफ H प्लस में और A3 माइनस में। इसका जब आप K निकालोगे तो ये होगा K1 इंटू K2 इंटू K3। ठीक है, जैसे जैसे इस पर चार्ज जनरेट होते जाएंगे K की वैल्यू और घटती जाती है। क्यों? क्योंकि H आयन निकलने की टेंडेंसी कम होती जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा K1 होगा, उससे कम K2 होंगे और सबसे कम K3 होगा। ये बात आपको बताया जा चुका है पढ़ाते समय क्लास में ही। तो यहाँ पर पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा भैया। अगला सवाल कौन सा है? 14th नंबर। 14th नंबर में क्या करें? कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम गिवन फॉलोइंग डेटा। अब जरा ध्यान दें, हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस कर रहे थे और एक दो सवाल केमिकल इक्विलिब्रियम के इसमें स्लिप कर गए हैं। अब चाहे आप गलती से कहें चाहे कहें सौभाग्य से। क्यों? क्योंकि पिछला जो टेस्ट अभी जस्ट आपने दिया है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का दिया है और ताज़ा केमिकल इक्विलिब्रियम आप पढ़े हैं। अगर एक दो सवाल इसमें स्लिप कर गया है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बेटा। ध्यान से देखें जरा। कह रहे कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका Kp आपको दिया गया है। इस रिएक्शन का अगर आप Kp निकालोगे तो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या होगा? CO2। और यहाँ पर जो Kp है ये Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर होगा। ठीक है, यही वैल्यू हम ले आकर के यहाँ पुट कर ले रहे हैं। तो Kp यहाँ दे दे रहे हैं 2, यह है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपान CO2 का जो पार्शियल प्रेशर यहाँ पर दिया गया है ये है, यहाँ से रखा जाएगा 8 × 10 की पावर -2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर हो जाएगा 16 × 10 की पावर -2। जब आप यहाँ से हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 10 की पावर -1, यानी निकल के आ जाएगा 0.4 एटमॉस्फियर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। सामने आपके सवाल लगा हुआ है, आंसर इसमें सेकंड करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट? आइए अगले क्वेश्चन पर 15th नंबर वाले सवाल पर। 15 नंबर आप क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ Kp1, वैल्यू ऑफ Kp1 एंड Kp2 फॉर द रिएक्शन। तो जो रिएक्शन दिए गए हैं इसमें जरा ध्यान से देखिएगा। ये दिए हैं x y + z और यहाँ दे रहे हैं a, टूट के जा रहे हैं ट्वाइस ऑफ AB में। ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम का ही सवाल है जो यहाँ स्लिप कर गया है गलती से। यहाँ पर अगर आप तोड़े दे हो जाएगा अल्फा, ये कितना होगा 1 - अल्फा, ये हो जाएगा 2 अल्फा और ये कितना बचेगा 1 - अल्फा। अगर आप यहाँ टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम देखें तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये हो जाएगा 1 + अल्फा। ऐसे यहाँ पर टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम देखें तो 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये हो जाएगा 1 + अल्फा के। अब अगर आप इसका Kp देखें Kp1 तो ये हो जाएगा बेटा अल्फा डॉट अल्फा अपान 1 - अल्फा, ये हो जाएगा टोटल प्रेशर, ये हो जाएगा P1 अपान हो जाएगा 1 + अल्फा। ऐसे इसका देख लें Kp2 = होगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा का स्क्वायर अपान 1 - अल्फा, ये होगा टोटल प्रेशर P2 अपान 1 + अल्फा।
यहाँ अगर आप देखें तो 2 मोल में से 1 मोल घटाएंगे तो पावर आ जाएगा 1, यहाँ पर भी पावर आ जाएगा 1। समझ रहे होंगे। आगे जरा चलिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो कह रहा है Kp1 और Kp2 का जो रेशियो है ये 9:1 है। ठीक है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ X एंड A इक्वल दोनों के हैं। देन टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम फॉर 1 एंड 2 आर इन द रेशियो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, थोड़ा इसको हम छोटा करें पहले, यहाँ जगह बनाएं, तब हम चर्चा करें भाई, क्योंकि हमारे पास जगह कम बच रहा है ना। अब जरा देखें इधर, हम क्या कर रहे हैं बेटा, Kp1 अपान Kp2। तो यहाँ जरा देखना ध्यान से, ये अल्फा अल्फा है, ये हुआ अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। या चलिए ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे रहने दीजिए। अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा हुआ इंटू P1 अपान 1 प्लस अल्फा, भी तो कट ही जाएगा, ये पूरी वैल्यू पलट जाएगी यहाँ, तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा अपान 4 अल्फा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा P2। ये देखना, ये यहाँ से कटे, ये यहाँ से कटे, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या निकल के आया, Kp1 अपान Kp2 इक्वल टू P1 अपान 4P2। ओके, Kp1 और Kp2 का जो रेशियो है वो 9:1 है, इक्वल टू हो जाएगा P1 अपान 4P2। तो इसे जब आप P1 अपान P2 करोगे तो 4 यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा 9 4 जा 36/1। तो 36:1 का रेशियो निकल के आना चाहिए, जिसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 16th नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं, 16वें सवाल पर। इसमें कह रहे हैं कि मैच द कॉलम, इसमें कॉलम मैच करना है भैया, इसमें कॉलम मैच करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम इधर आ जाएं क्योंकि इन्होंने इधर लिख दिया है। पहली चीज़ तो आप देखिए साल्ट किसका है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट। जाहिर सी बात है सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, तो इसका पीएच क्या आएगा, मोर देन 7। तो इसका आंसर आ जाएगा ये, यानी ए का क्यू निकल करके आएगा। अमोनियम क्लोराइड किसका साल्ट है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी के हिसाब से सोल्यूशन देखा जाएगा। तो इसका सोल्यूशन आएगा एसिडिक, यानी पीएच इसका 7 से कम होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी का, पी निकल करके आ जाएगा, बी का हो गया पी, ये हो जाएगा। NaCl न्यूट्रल है, तो इसका देखिए पीएच कितना आ जाएगा, 7, जस्ट आर के बराबर आ जाएगा, सी का आर हो जाएगा। और ये वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट है, और दोनों का के भी वैल्यू जस्ट बराबर हैं। तो इसका जो पीएच निकल करके आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके पीएच को नियम से देखा जाए तो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब तक कि वीक एसिड और वीक बेस का हमको के या के बी वैल्यू ना दिया जाए। हालांकि हमको पता है के और के बी वैल्यू दोनों बराबर होते हैं, तो इसका भी पीएच 7 निकल कर आना चाहिए, लेकिन हमें नहीं दिया गया तो हमें नहीं पता कि के बी वैल्यू इसकी कितनी होगी। इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एस। क्यों, पीएच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड अंटिल द वैल्यू ऑफ के एंड के बी इज गिवन। जब तक के और के बी की वैल्यू ना दिया जाए तब तक हम वीक एसिड वीक बेस के साल्ट के पीएच को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों, अगर इसका के ज़्यादा होगा के बी से तो इसका मीडियम स्लाइटली एसिडिक होगा, अगर इसका के बी ज़्यादा होगा इसके के से तो इसका मीडियम स्लाइटली बेसिक होगा। स्पष्ट। तो इसमें आंसर जो करेक्ट होंगे भैया वो चेक कर लीजिए जरा। ए का हो जाएगा क्यू, ए का क्यू कोई है, हाँ ठीक है। बी का हो जाएगा पी, बी का, हाँ सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये चेक कर लीजिए, इसमें सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए का देखिए क्यू है, बी का पी है, सी का आर, डी का एस, वही टिक लगाए ही गए हैं। क्लियर। आइए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं।
17th नंबर क्वेश्चन पर कह रहे हैं इफ यू हैव सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ CaF2 देन कौन कौन सा इसमें आंसर करेक्ट होगा। अगर आप यहां देखें करें इफ यू हैव सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ CaF2, बड़ा प्यारा सवाल है लेकिन टफ नहीं है, आसान है। अब यहां अगर आप देखें ये जो CaF2 दिया गया है यही है ना CaF2, टूटा कैल्शियम आयन में और ट्वाइस ऑफ फ्लोराइड आयन में, ये हो जाएगा 2s, ये क्या हो जाएगा S। तो जब आप इसका KSP निकालोगे तो KSP जो होगा कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन डॉट फ्लोराइड आयन के कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, यही है। यहाँ हो जाएगा S और यहाँ हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 2s। अब जरा ध्यान से समझें सवाल को, ये तो हमने आपको दिखाया, इससे कोई लेना लादना नहीं है। जब आप यहाँ पर जब आप यहाँ पर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो किसी भी आयन का जब आप कंसंट्रेशन निकालते हो तो फार्मूला होता है उसका S इंटू एक्स इंटू अल्फा के। एक्स इसका कितना है, कितना कैल्शियम आयन इसमें है, 1, तो x हो जाएगा 1, अल्फा दिया नहीं गया, हम कहेंगे 1, तो सीधे कैल्शियम आयन किसके बराबर निकल के आ रहा है, S के। ये देखिए कैल्शियम आयन S के बराबर ही तो निकल करके आ रहा है, ठीक है। और अगर आप फ्लोराइड आयन को देखेंगे तो ये किसके बराबर निकल करके आया, 2s के। बोलिए हुआ कंफर्म। फ्लोराइड आयन इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू, और s किसके बराबर है, कैल्शियम आयन के, तो हम इसके जहां क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ कैल्शियम आयन। तो देखिए इसमें फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन 2 इंटू ट्वाइस ऑफ कैल्शियम आयन के बराबर कोई है, फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू, हाँ देखिए ये है, एक तो ये करेक्ट हो जाएगा, फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन ट्वाइस ऑफ कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन के बराबर। दूसरा, इसका जब आप KSP निकालोगे तो हो जाएगा 4s क्यूब के, और जब आप s निकालोगे तो हो जाएगा KSP बाई 4 का पावर 1/3। ये देखना s इक्वल टू KSP बाई 4 का पावर 1/3। तो अब जरा देखिए इसमें कोई मैच कर रहा है, कोई मैच कर रहा है, और ये सॉल्बिलिटी जो है वो किसके बराबर है, कैल्शियम आयन के। तो इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू होगा KSP बाई 4 का पावर 1/3। स्पष्ट, क्लियर। तो इनका देखिए ये करेक्ट हो जाएगा, तो ये भी देखिए ये भी करेक्ट हो जाएगा, चौथा भी करेक्ट होगा। जबकि इसमें दूसरा और पहला करेक्ट नहीं होंगे। ये तब करेक्ट होता जब सॉल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट हमारा बाइनरी होता। हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, टर्नरी है, ओके, बाइनरी होता तो ये करेक्ट हो जाता। तो इसमें देखिए कह रहे एक से अधिक आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो इसमें तीसरा और चौथा यानी कि बी वाला आंसर करेक्ट निकल करके, एकदम पूरा चेक कर लीजिए फटाफट सब। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 18th नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं व्हेन NaCl is added gradually to the saturated solution of AgCl then which of the following plot is correct। कह रहे हैं कि ये जो AgCl का सॉल्यूशन है Ag आयन में और ये क्लोराइड आयन में, इसमें हम क्या डाल रहे हैं, NaCl, Na प्लस और Cl माइनस। हम सपोज 0.1 मोलर NaCl डाल रहे हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.1 मोलर, यानी कि हम AgCl में NaCl ऐड कर रहे हैं, या कह सकते हैं NaCl के सोल्यूशन में AgCl को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। NaCl इज एडेड इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl। तो यहाँ पर देखिए क्या जनरेट होगा, कॉमन आयन, और कॉमन आयन से सॉल्बिलिटी घटती है, ओके, सॉल्बिलिटी घटेगी, यानी कि Ag आयन का कंसंट्रेशन हमारे घट रहा होगा और क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन देखिए कॉमन है, तो इसका Ag आयन कंसंट्रेशन बहुत तेजी से घटेगा। अब जरा ध्यान दें, इस देखिए इस फिगर में, इस ग्राफ में देखिए Ag आयन घट रहा है और क्लोराइड आयन बढ़ रहा है, लेकिन ये लीनियरली जा रहा है,
और यहाँ पर देखिए ये एक्सपोनेंशियल जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि भाई बी करेक्ट होगा कि डी करेक्ट होगा, इन दोनों में से कोई भी एक हमें करेक्ट करना होगा। अब जरा समझिए जरा ध्यान से, हमारा जो एजी आयन का डिक्रीमेंट है, यानी सॉल्बिलिटी जो कॉमन आयन में हमारा घटता है, वो थोड़ा घटता है कि बहुत ज़्यादा घटता है, जरा इसको हम लोग एक बार चेक कर लें। ओके, इन जनरल आप जान लें AgCl का जो KSP होता है ये 10 की पावर माइनस 10 ऑर्डर के होता है। एक्चुअली होता है इसका 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10। इसकी जो KSP होती है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10। अगर हम 10 की पावर माइनस 10 ही ले लें तो इसकी जो सॉल्बिलिटी होगी ये अंडर रूट किसके आ जाएगा, KSP के। तो अगर हम 10 की पावर माइनस 10 रखें तो इसका कंसंट्रेशन कितना निकल के आ गया, सॉल्बिलिटी इसकी कितनी निकल करके आ गई, 10 की पावर माइनस 5 मोलर, जो कि पानी में है, एक्चुअल सॉल्बिलिटी है। ठीक, अब हम इस एक्चुअल सॉल्बिलिटी से चेक कर रहे हैं कि हमारी सॉल्बिलिटी कितनी घट रही है। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम यहां पर KSP निकालेंगे तो हो जाएगा S डैश और इसका ये हो जाएगा S डैश, ये है 0.1 मोलर, ये और ये कॉमन हो गए बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप रखेंगे ऐसे Ag आयन का कंसंट्रेशन डॉट क्लोराइड आयन का टोटल कंसंट्रेशन, इसको थोड़ा छोटा कर लें भैया पहले, ताकि जगह हमको थोड़ा मिले पहले। ठीक है, इसको भी पहले, आई बेटा, ये देखें जरा इधर बेटा। तो हम जब यहाँ पर वैल्यू उठा करके पुट करेंगे तो ये होगा KSP इक्वल टू, ये हो जाएगा S डैश डॉट S डैश प्लस 0.1 मोलर, और ये S डैश को हम कैंसिल कर देंगे। तो जब हम इसका S डैश निकालेंगे तो हो जाएगा KSP अपान 0.1 मोलर, और KSP हमारा कितना है 10 की पावर माइनस 10, और ये हो गया 0.1, तो निकल कितना आ गया 10 की पावर माइनस 10 मोलर। अब जरा ध्यान दें, एक्चुअल सॉल्बिलिटी इसकी कितनी थी 10 की पावर माइनस 5 मोलर, और NaCl में जब इसको डाला गया या NaCl जब इसमें ऐड किया गया तो अब सॉल्बिलिटी इसकी कितनी घट के आ गई 10 की पावर माइनस 9 मोलर। तो जरा बताइए ये 10 की पावर माइनस 5 मोलर से 10 की पावर माइनस 9 मोलर आ गया, तो क्या ये लीनियरली घटा? अगर 0.1 मोलर हम डालें तो बहुत तेजी से घटा है। और कितना घटा है 10 की पावर 4 मोलर डिक्रीज कर गया। 10 की पावर 4 मोलर का मतलब जानते कितना हुआ, 10,000 गुना डाउन हो गया। इसका मतलब ये लीनियरली नहीं एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, 19th नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहे हैं बेटा, ये कह रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, कह रहे कौन इस कॉलम से मैच कर रहा है। बहुत ध्यान से आप समझें, जर्कोनियम फास्फेट, एल्युमिनियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट। अगर हमको इन साल्ट का फार्मूला नहीं पता है तो हम ये सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेटा पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फार्मूला निकालना, कैसे फार्मूला निकाला जाता है, किसी कंपाउंड का कैसे फार्मूला लिखते हैं। हम एकदम बेसिक से बच्चों हम आपको इसीलिए पढ़ाते हैं कि ताकि आप एकदम ABCD से सीखें कि केमिस्ट्री है किस चिड़िया का नाम। ओके, अब जरा ध्यान दें, ये जर्कोनियम है। जर्कोनियम का जो फार्मूला होता है, जर्कोनियम का चार्ज होता है +4 और फास्फेट का चार्ज होता है -3। तो जब दोनों जुड़ेंगे तो Zr3PO4 होल 4, ये होगा जर्कोनियम फास्फेट। तो हम ऐसा कर रहे हैं, यहाँ ना लिख के हम इन्हीं के सामने ही फार्मूला लिख दे रहे हैं, Zr3PO4 होल 4, इनका फार्मूला लिख दे रहे हैं AlPO4। ठीक है, इनका फार्मूला लिख दे रहे हैं
Ca3PO4 होल ट्वाइस, इनका फार्मूला लिख दे रहे हैं Na3PO4। स्पष्ट? अब जरा ध्यान दें इधर, अगर आप जर्कोनियम फास्फेट का देखना चाह रहे हैं तो थोड़ा हम यहाँ पे कलर जरा बदल लें, वो वाइट कर लें, ठीक है। अब देखना, इसका जब आप निकालोगे बेटा तो इसका हो जाएगा KSP, जब आप निकालोगे तो कितना है 3, तो 3 का पावर 3, 4 का पावर 4 इंटू S का पावर 3 + 4, तो कितना हो जाएगा ये 7। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा 6912 S का पावर 7। अब देखिए किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है R से। क्लियर? यानी इस वाले का आंसर R करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहां हम ऐसे मिला दे रहे हैं। अब थोड़ा एक मिनट, ठीक है, ये R से मैच कर रहा है। अब AlPO4 को जरा देख लें, तो KSP जब आप AlPO4 का निकालेंगे, ठीक है, तो देखिए AlPO4 का जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 का पावर 1, 1 का पावर 1 और S का पावर 1 + 1, यानी हो जाएगा S² के, ठीक है। तो S² के कौन सा हो गया ये देखिए इसका आ रहा है S, यानी कि B वाले का हो जाएगा S, इसका हो जाएगा R। हम इधर लिखते चल रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट का इधर देखना, कैल्शियम फास्फेट का जब आप निकालेंगे KSP इसका, तो इसका हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट का Ca3PO4 होल ट्वाइस का। जब इसका निकालोगे तो देखिए 3 का पावर 3, ये हो जाएगा 2 का पावर 2 और S का पावर 2 + 3 नहीं हो जाएगा 5, तो ये निकल करके आएगा 108 S का पावर 5। तो 108 S का पावर 5, देखिए इसका Q निकल करके आएगा, इसका Q हो जाएगा। सोडियम फास्फेट का देख लें, ऐसे KSP ये आ जाएगा Na3PO4 का, तो जब इसका निकालेंगे तो 3 का पावर 3, 1 का पावर 1 और S का पावर कितना हो जाएगा 4, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 S का पावर 4, तो 27 S का पावर 4 देखिए कौन सा आ रहा है P, तो इसका हो जाएगा भैया P। अब आप मैच करिए, A का R, B का S, C का Q, D का P, आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए 20वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 20th नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को हम सेल्फ आयोनाइज कर रहे हैं और आपको बताना है बेटा कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। यही तो है ना H2O। जब आप इसके 2 मोल लेंगे तो एक H2O H आयन देगा और दूसरा H आयन लेगा, तो एक H आयन लिया और दूसरे ने H आयन दिया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। सेल्फ आयोनाइजेशन का मतलब आप इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, H2O के साथ ही रिएक्शन कर रहा है। एक यहाँ पर एज एसिड की तरह काम कर रहे हैं और दूसरा एज बेस की तरह काम कर रहे हैं। जब ये बेस होगा तो इसका ये कॉन्जुगेट एसिड होगा, और अगर ये एसिड होगा तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस होंगे, क्योंकि वाटर दोनों तरह बिहेव करता है। तो सेल्फ आयोनाइजेशन में क्या होता है कि एक वाटर H आयन देगा और दूसरा वाटर H आयन लेगा। ऐसे अमोनिया भी सेल्फ आयोनाइजेशन करता है। सेल्फ आयोनाइजेशन, अगर आप अमोनिया का सेल्फ आयोनाइजेशन निकालेंगे तो देखिए ऐसे निकल करके आएगा। अब एक अमोनिया क्या करेगा, H आयन देगा तो कन्वर्ट हुआ, एक मिनट कहाँ चला गया भैया, ये मिसिंग हो गया बेटा, ये फिर से देख लीजिए। सब यही तो है इलेक्ट्रॉनिक दुनिया। यहाँ पर पावर माइनस होगा, एक मिनट पहले इसको ज़रा पतला कर लें।
माइनस होगा, यहाँ पावर माइनस होगा, यहाँ पावर माइनस होगा, यहाँ पावर माइनस होंगे। देखिए वाटर सेल्फ आयनाइजेशन करता है बेटा, ये H2O है, H2O है, ठीक है, ये H देगा और ये H लेंगे, तो अगर ये H लिया तो H3O प्लस में गए, और अगर ये H दिया तो ये OH माइनस में गए। सेल्फ आयनाइजेशन होता है वाटर का। अगर यहाँ पर वाटर ये बेस की तरह वर्क कर रहा है तो ये एसिड की तरह वर्क करेगा। अगर ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हुआ, ठीक है, अगर ये एसिड हुआ तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हुए। ऐसे ही अमोनिया भी सेल्फ आयनाइजेशन करता है, ये देखना, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, तो जितने भी एम्फोटेरिक कंपोनेंट्स हैं सब के सब सेल्फ आयनाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ देखना, अगर एक अमोनिया एचाइन देगा तो ये NH2 माइनस, अगर एचाइन लिया तो NH4 प्लस में, ऐसे जा सकते हैं। क्योंकि हमसे सवाल वाटर का पूछा गया था इसलिए हम वाटर पर फोकस करेंगे, इधर नहीं जाएंगे। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप इसका K निकालोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का, तो ये होगा H3O प्लस का कंसंट्रेशन डॉट OH आयन का कंसंट्रेशन अपान H2O के कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, 2 बार H2O है ना, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे तो इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा 10 की पावर -14। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, H आयन कंसंट्रेशन डॉट OH आयन कंसंट्रेशन अपान ये हो जाएगा 55.5 का स्क्वायर, और इसको जब आप और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 10 की पावर -14 अपान 55.5 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल करके आएगा 3.25 इंटू 10 की पावर -18। स्पष्ट? इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं भैया, 21 नंबर सवाल देखें। 21 में क्या कह रहे हैं कि pH ऑफ वाटर इज 7 एट 298 केल्विन इफ वाटर इज हीटेड टू 350 केल्विन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहे साहब किसी वाटर का pH जो है वो 7 है, कितने टेम्परेचर पर, 298 केल्विन पर। कह रहे अगर वाटर को हम हीट करके 350 केल्विन तक पहुंचा दें, तो जब आप हीट करोगे तो कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रू। तो अगर आप हीट करोगे तो इसका आयनाइजेशन बढ़ेगा, आयनाइजेशन अगर बढ़ेगा तो एच आयन और OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एच आयन और OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH और POH दोनों की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यहाँ करें POH इंक्रीजेस, नहीं साहब, POH डिक्रीजेस, POH रिमेन्स 7, गलत, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन विल इंक्रीजेस बट दैट ऑफ OH आयन विल डिक्रीजेस। तो OH आयन डिक्रीज नहीं करेगा, ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर ये भी इंक्रीज होता तो हमारा बी और डी दोनों करेक्ट होते, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा करेक्ट हो रहा है, बी। 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए बेटा, कह रहे द एडिशन ऑफ HCl विल नॉट सप्रेस द आयोनाइजेशन ऑफ। अब जरा ध्यान दीजिए, ये है वीक एसिड, अगर हम इसमें HCl ऐड करेंगे तो इसका आयोनाइजेशन सप्रेस कर जाएगा कॉमन आयन की वजह से, क्योंकि ये क्या है, वीक एसिड है। ये भी देखिए वीक एसिड है, इसमें अगर हम HCl ऐड करेंगे तो इसका आयोनाइजेशन क्या होगा, घट जाएगा। बेंजोइक एसिड ये भी क्या है, वीक एसिड है, इसमें अगर हम HCl ऐड करेंगे तो इसका भी आयोनाइजेशन क्या होगा, घट जाएगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसमें अगर हम HCl ऐड करेंगे तो इसके आयोनाइजेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना इनको टूटना था ये टूट चुके हैं। अब चाहे HCl डालो चाहे HNO3 डालो, हमने आपको पहले ही बताया है कि जो कॉमन आयन का प्रभाव पड़ता है वो किस इलेक्ट्रोलाइट पर पड़ता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर पड़ता है। अगर हम एसिड में एसिड मिला रहे हैं तो जो इस एसिड में मिला रहे हैं वो एसिड अगर वीक होगा तो उसका आयोनाइजेशन घट जाएगा, अगर वो स्ट्रांग होगा तो आयोनाइजेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वीक
इलेक्ट्रोलाइट पर ही कॉमन आयन का प्रभाव पड़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर कॉमन आयन का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें भैया, 23 नंबर सवाल की तरफ। 23 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं लल्ला? कह रहे हैं कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड एंड NH4OH आर सेम, द pH ऑफ solution to 0.0 n on n normal acetic acid is 4, the pH of 0.01 n NH4OH solution at the same temperature would be। अब जरा ध्यान दें, हमको एसिटिक एसिड का दे दिए हैं, इसका pH कितना दे दिए हैं, इसका 4 दे दिए हैं, और कंसंट्रेशन कितना लिए हैं 0.01। तो पहली चीज़ तो आप ये जान लें कि H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है √K इंटू किसके होता है? C के। ठीक है, तो यहाँ पर जो pH दिए हैं बेटा वो 4 दिए हैं, pH 4 का मतलब हुआ H आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10⁻⁴, ये हो जाएगा √KA इंटू क्या होगा? C, ये होगा 10⁻⁻²। ठीक है, तो जब हम KA ठीक है इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁴ का स्क्वायर अपान 10⁻², यही तो हुआ। तो ये हो जाएगा 10⁻�6, यानी कि जो हमारा वीक एसिड है एसिटिक एसिड CH3C⁻OH, जिसका K कितना निकल के आ गया? 10⁻�6। और उन्होंने कहा है कि इसका K और इसका KB दोनों क्या है? सेम। तो इसका मतलब कि हमारे NH4OH का भी जो KB होगा वो 10⁻�6 ही होगा। जिस टेम्परेचर पर ये बात कर रहे होंगे उसी टेम्परेचर पर NH4OH को भी रखा गया है, उस टेम्परेचर पर KB इसका 10⁻�6 निकल करके आ रहा है। अब कह रहे साहब बताओ इसका pH कितना होगा? तो पहले तो आप जान लें कि बेस है, बेस में हम OH आयन कंसंट्रेशन ढूंढेंगे। तो OH आयन कंसंट्रेशन जब आप इसका निकालोगे तो √KB इंटू क्या होगा? C के, और KB 10⁻�6 और इसका C कितना दिए हैं? 10⁻², अंडर रूट निकाल लीजिए, कितना निकल के आया? 10⁻⁴। तो अगर OH आयन कंसंट्रेशन निकल के आ रहा है 10⁻⁴ मोलर, तो POH हो जाएगा 4, और अगर POH 4 होगा तो pH कितना हो जाएगा? 14 में से घटा दीजिए, कितना निकल के आ जाएगा? 10। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? 10। है कोई आंसर? यस, आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? C। स्पष्ट? आइए अगले क्वेश्चन पर भैया, 24 नंबर सवाल पर। सवाल में क्या कह रहे हैं बेटा? कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर वाटर, यानी KW एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज 9.6 इंटू 10⁻⁴ मोलर स्क्वायर। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं बेटा? 9.6 इंटू 10⁻⁷ मोलर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा 10⁻⁴ है। ठीक है, कह रहे हैं व्हाट इज द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो H आयन कंसंट्रेशन जो निकल करके आएगा बेटा, इसका H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू होगा अंडर रूट किसके? KW के। तो हो जाएगा अंडर रूट 9.6 इंटू 10⁻⁴ के, तो आ जाएगा 3.1। जब इसको अंडर रूट करेंगे 3.1 इंटू 10⁻⁷ मोलर, ये निकल करके आएगा क्या? H आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर सॉल्यूशन का pH 7 रखा जाए 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बताइए वो सॉल्यूशन बेसिक होगा कि एसिडिक होगा? ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम pH 7 रख रहे हैं तो इसका मतलब कि H आयन कंसंट्रेशन कितना ले रहे हैं? 10⁻⁷ मोलर। तो अब देखिए जो न्यूट्रल पॉइंट का
एच आयन कंसंट्रेशन है वो 3.1 इंटू 10⁻⁷ है। यानी कि इस वैल्यू से अगर एच आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो सोल्यूशन बेसिक, इस वैल्यू से अगर एच आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो सोल्यूशन एसिडिक। आप बताइए 3.1 इंटू 10⁻⁷ से 10⁻⁷ कम है या ज़्यादा है? कम है, तो जाहिर सी बात है कि सोल्यूशन कैसा होगा? एल्कलाइन, या कह सकते हैं बेसिक। तो इसमें दो बातें आपको बतानी हैं, एक एच आयन कंसंट्रेशन बताना है और दूसरा मीडियम का, अगर pH 7 होगा तो उस समय मीडियम कैसा इसका होगा। तो इसमें देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा? 3.1 इंटू 10⁻⁷। देखिए पावर यहाँ खा गए हैं जगह जगह ये भाई साहब, ठीक है। और मीडियम कैसा हो जाएगा इसका? बेसिक। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? 25 नंबर सवाल पे जरा आ जाएं। कह रहे हैं व्हाट इज द परसेंट आयोनाइजेशन ऑफ 0.01 मोलर HA सोल्यूशन जिसका K दिया गया है 10⁻⁻⁴। तो पहले तो आप ये जान लें कि K इक्वल टू होता है C अल्फा स्क्वायर के। तो जब आप अल्फा निकालोगे तो √K क्या होगा? C के, ठीक है। यहाँ 10⁻⁻⁴ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा √K कितना दिया गया बेटा? 10⁻⁻⁴। C कितना दिया गया है? 10⁻⁻², ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻² का √। क्लियर? तो 10⁻⁻² का अगर आप √, निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 0.1 आ जाएगा। तो अगर अल्फा निकल करके आया 0.1 तो परसेंट डिसोसिएशन अगर आप निकालोगे बेटा तो होता है अल्फा इंटू 100 के। अल्फा है 0.1 इंटू करोगे आप 100 तो निकल कितना आ जाएगा? 10%। यह आ जाएगा 10%। ढूंढिए इसमें कोई आंसर मैच कर रहा है? यस, पहला आंसर मैच कर रहा है। 26 नंबर सवाल देखें भाई। कह रहे हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 300 ml, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 300 ml ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड जिसका K दे दिए हैं 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। कह रहे हैं फॉर द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा ऑफ द एसिड टू डबल, ठीक है। इसका जो अल्फा है वो क्या कर दे रहे हैं भैया? ये डबल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दें, कह रहे हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड 300 ml ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड। तो अगर आप पानी इसमें डालोगे तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा? बढ़ेगा। और वो कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो निकल कर आ जा रहा है हमारा वो जस्ट डबल हो जा रहा है, ठीक है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमारा डबल हो जा रहा है। सबको ये बात पता है। तो पहले तो हम ये पता करें कि हम जब लगाएंगे इसको तो देखिए M1V1 = M2V2 से लगाएंगे, ठीक है। ये है M1, M कितना है? 0.2, V1 कितना है? 300 ml, 300 ml। अब हमें ये नहीं पता कि M2 कितना है, लेकिन वॉल्यूम हमें इतना पता है कि 300 ml था, इसमें x ml क्या डाल दिया गया होगा? और वाटर, x ml इसमें वाटर डाला गया होगा। तो हम पहले पता तो करें कि हमारा फाइनल कंसंट्रेशन कितना निकल करके आ रहा है। बोलें, नहीं पता है हमको ये फाइनल कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि जब आप पानी इसमें ऐड किए होंगे तो इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ा होगा, कंसंट्रेशन इसका चेंज हुआ होगा। सबको ये बात पता है कि K इक्वल टू होता है C अल्फा स्क्वायर के, होता है। K तो बदलेगा नहीं, K तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि उसका C इंटू अल्फा स्क्वायर की वैल्यू सोल्यूशन की हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि C1 अल्फा 1 स्क्वायर बिफोर डाइल्यूशन और C2 अल्फा 2 स्क्वायर आफ्टर डाइल्यूशन हमेशा बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए C1 कितना लिया गया है? ये हो जाएगा C1 हो गया है 0.2 मोलर, ये हो गया अल्फा 1 स्क्वायर
इक्वल टू ये हो जाएगा C2 और जो अल्फा 2 है वो ट्वाइस ऑफ अल्फा 1 का स्क्वायर है। भाई देखिए अल्फा 2 क्या है, डबल है ना अल्फा 1 का। यहाँ देखिए लास्ट में क्या कह रहे साहब, डिग्री ऑफ आयोनेशन ऑफ अल्फा, कह रहे साहब फॉर द डिग्री ऑफ आयोनेशन अल्फा ऑफ द एसिड इच बिकम्स डबल, ये डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू अल्फा 1 स्क्वायर इक्वल टू C2 इंटू 4 इंटू अल्फा 1 स्क्वायर। तो अल्फा 1 स्क्वायर यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल। तो जो C2 निकल करके आया ये 0.2 अपान क्या हो जाएगा 4, 0.2 अपान 4 का मतलब हो गया कि 2 अपान कितना हो गया 40, यानी 1 अपान कितना हो गया 20, यानी ये कितना हो गया 0.05 मोलर। यही है C2 या इसी को आप कह सकते हैं M2, 0.05 मोलर। और ये वैल्यू ले आकर के हम ये यहां पुट करेंगे। क्लियर। तो जब आप यहां पुट करोगे बेटा तो हो जाएगा 0.2 इंटू 300 इक्वल टू 0.05 इंटू 300 प्लस एक्स मतलब कि इसमें 300 ml पहले था, बाद में हम x ml पानी उसमें ऐड किए होंगे, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो 300 तो रहा होगा और प्लस x ml पानी उसमें और ऐड हो गया होगा। क्लियर बात। यानी फाइनल वॉल्यूम आप चाहे V2 निकाल करके 300 माइनस कर देंगे तब भी बात सही है, तब भी बात सही है। आप इसको चाहे ऐसे निकालते, अब यहां से जो x डायरेक्ट निकलेगा ये x निकल करके आएगा 900 ml। इसी सवाल को आप ऐसे भी लगा सकते थे, ऐसे M1 कितना है 0.2, V1 कितना है 300, ये तो आपका आंसर आ चुका है 300, और M2 कितना है 0.05 और फाइनल वॉल्यूम V2 कितना हो जाएगा। तो जब आप यहाँ से V2 निकालोगे तो निकल करके आएगा 1200 ml। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम हमारा 1200 हो जा रहा है। इसका मतलब पानी इसमें कितना ऐड किया गया होगा, 300 पहले से था 1200 हो गया, तो पानी कितना ऐड किया गया होगा, यस 900 ml ऐड किया गया। तो एडेड वाटर तो हो जाएगा 1200 माइनस 300 इक्वल कितना आ जाएगा 900। तो चाहे इसको ऐसे लगा लो आप इस वाले मेथड से, और चाहे जैसे आपको लगा लिया गया डायरेक्ट यहाँ x रख करके आप डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा भैया 900 ml। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान सवाल था और बड़ा प्यारा सवाल था, बल्कि इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा बेटा कि इसमें दिमाग लगाए हो, गणितबाजी किए हैं। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के चले, इसका डाइल्यूशन किए। हम लोग अक्सर डाइल्यूशन का किसका करते थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का करते थे, उसमें हम अल्फा वगैरह को काउंट नहीं करते थे। यहाँ क्यों अल्फा काउंट करना पड़ रहा है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डाइल्यूशन जब हम करते हैं तो उसका आयोनेशन चेंज होता है, आयोनेशन बढ़ने से उसका जो कंसंट्रेशन होता है सोल्यूशन का बदलता है बेटा। क्लियर बात। तो ये निकल करके आया। आइए अगले सवाल पर 27 नंबर पर। 27 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं बेटा, एक मिनट, ये सवाल नंबर 27 है कि 28 है, 28 नंबर सवाल पे आ जाएं। ये 26 नंबर सवाल था, चलिए कहीं को सवाल गड़बड़ हो रहा है, हमारे इसमें तो 28 नंबर दे रहा है। ये सवाल नंबर 28 है। सवाल पढ़िए जरा क्या कह रहे हैं इसमें। कह रहे हैं पीएच ऑफ, अच्छा एक मिनट, हाँ 27 नंबर सवाल सही, 27 नंबर सवाल हमारे में सही दिया, यही है। कह रहे द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर एस्टिक एसिड इंक्रीजेज व्हेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एडेड। ठीक है, कह रहे हैं कि 0.1 मोलर एस्टिक एसिड सॉल्यूशन में कौन सा सब्सटेंस डाला जाए जिससे कि इसका पीएच बढ़ जाए। तो पहले तो आप देखें कि 0.1 मोलर ये क्या है, एसिड है। तो अगर आप एसिड में एसिड सॉल्यूशन डालेंगे तो पीएच घटेगा, क्यों, क्योंकि एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और अगर एसिड में आप बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि पीएच इसका बढ़ेगा, क्योंकि एच आयन कंसंट्रेशन घटेगा। अब जरा ध्यान दें, अगर आप सोडियम बाइसल्फेट को देखें तो सॉल्यूशन कैसा है, एसिड सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये सॉल्यूशन तो हो जाएगा भैया न्यूट्रल।
न्यूट्रल। HClO4 क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। KNO3 क्या है, ये भी क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का साल्ट है, तो ये साल्ट कैसा है, बेसिक। तो अगर आप बेस डालेंगे तो इसका सिग्निफिकेंटली चेंज होगा पीएच में, और पीएच घटेगा नहीं बल्कि पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। स्पष्ट हुई बातें। तो यहाँ पे आप पानी डाल रहे हैं, ये पानी डाल रहे हैं, ये पानी डाल दे रहे हैं, और यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं, यहाँ पर बेस डाल रहे हैं, बेस डालने से पीएच क्या होगा, इसका बढ़ेगा बेटा। क्लियर। आइए 28 नंबर सवाल पे जरा आ जाए भैया, 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िए जरा। सवाल क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड एंड HCnR। तो भैया ये है एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, कितना दे रहे हैं बेटा, ये 1.8 × 10⁻⁻, ये सब माइनस लगा बेटा, इसको मान कर चलिएगा कि माइनस है, ये भी माइनस है, खा गए हैं सब, ठीक है। और यहीं पर Ka दिए हैं किसका, HCN का, इसका दिए हैं 7.2 × 10⁻⁻10, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ KCN, तो इसका KCN का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं H1 है, और CH3COO इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या कह रहे हैं, H2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं साहब। कह रहे बताओ दोनों में रिलेशन क्या होगा। सबको ये बात पता है कि H = होता है √ KW किसके होता है, Ka के, क्योंकि दोनों में वीक एसिड बन रहे होंगे। ये भी जो साल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो H में और K में क्या है, उल्टा रिलेशन है, यानी कि H इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, √ Ka के, यानी कि जिसका Ka ज़्यादा होगा, समझना बात ध्यान से, उसके डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। स्पष्ट। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ Ka की वैल्यू किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, H2 वाले का, H2 वाले का देखिए ज़्यादा है, इसके जो वीक एसिड है इसकी वैल्यू 10⁻⁵ है, इसका 10⁻10 है। तो एसिटिक एसिड वाले का यानी H2 इसका Ka वैल्यू ज़्यादा है, तो जिसका Ka वैल्यू ज़्यादा होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, कम। तो इसका मतलब क्या है, H2 कम होगा और H1 क्या होगा, ज़्यादा। तो H2 कम और H1 ज़्यादा होगा। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका K की वैल्यू ज़्यादा है, तो जाहिर बात जिसका K की वैल्यू ज़्यादा होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, कम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप फंस जाएंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले एसिटिक एसिड दिया, बाद में HCN दिया है। आप गलती से तो H1 इसको H2 मान लेंगे, जबकि नीचे देखिए जो साल्ट बनाए हैं इसके साल्ट को डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को H2 मान ले रहे हैं, और इसके साल्ट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को H1 मान ले रहे हैं। देखिए यहाँ उल्टा कर दे रहे हैं बेटा, इसलिए आप यहाँ सवाल में फंस जाओगे, इसलिए बहुत ध्यान से नीचे तक सवाल को आप पढ़ा करें बेटा। क्लियर। 29 नंबर सवाल में आ जाए जरा। कह रहे हैं कि इन विच केस वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब अगर आप यहाँ देखें तो आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का साल्ट है, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। यहाँ पर भी आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के साल्ट है, तो सोल्यूशन इसका कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। यहाँ अगर आप देखें तो ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के साल्ट हैं, तो इसका सोल्यूशन कैसा हो जाएगा भैया, एसिडिक। यहाँ अगर आप देखें तो ये वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट है, तो इसके सोल्यूशन को आप तुरंत बता नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके सोल्यूशन में हमको Kb और इसका Ka चाहिए। किसका बना है ये बना है ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, और ये बना है NH4OH से मिल करके। इन दोनों के एसिड और बेस के रिएक्शन से ये साल्ट बना होगा।
तो यहाँ पर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब तक हमें नहीं बताया जाएगा कि ऑक्जेलिक एसिड का के वैल्यू अमोनियम हाइड्रोक्साइड के के बी वैल्यू से अगर ज़्यादा होगा तो सोल्यूशन एसिडिक, और अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का के बी वैल्यू ऑक्जेलिक एसिड के के वैल्यू से ज़्यादा होगा तो सोल्यूशन बेसिक। तो यहाँ पे हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब हम इसके सोल्यूशन को बता पाएंगे कि एसिडिक है कि बेसिक है। वही क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि इन विच केस वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ सोल्यूशन विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो बिना एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हम इसके सोल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। आइए जरा 30th नंबर क्वेश्चन देखें, 30वां सवाल बेटा। कह रहे मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस विल बी। ध्यान दें, आपको बताया गया है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? चार्ज ऑफ आयन के, या कह सकते एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री नहीं बल्कि लिखें आप एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, और यही होता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनायन, या कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कैटायन। क्लियर? तो अब अगर आप यहां ध्यान से देखें बेटा, तो ये जो साइनाइड आयन है ये वीक एसिड का ये एनायन है, तो ये कैसा हो जाएगा? स्ट्रांग बेस। कोलाइड आयन क्या है? वीक बेस। नाइट्राइल आयन क्या है? वीक बेस, क्योंकि स्ट्रांग एसिड का एनायन है। ये भी कैसा हो गया? वीक बेस। तो इन चारों एनायन में जिस एनायन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसी का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ हो रहा होगा। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? ए। ठीक है, 31 नंबर सवाल देखें। 31 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहे हैं भैया। कह रहे हैं कि फॉर ए साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, पीके माइनस पीकेबी कितना निकल कर आ रहा होगा? अब जरा ध्यान दीजिएगा, वीक एसिड और वीक बेस के साल्ट का पीएच निकालने का जो फार्मूला होता है, पीएच इक्वल टू होता है हाफ, ठीक है, पी के डब्ल्यू प्लस पी के माइनस पी के बी के। ये तो फार्मूला होता है। अब ये हो जाएगा पी के डब्ल्यू प्लस पी के माइनस पी के बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ किसके हो जाएगा? पीएच के। पी के डब्ल्यू को आप उस तरफ ले जाइए, तो जब आप पी के डब्ल्यू उस तरफ ले जाएंगे तो होगा पी के माइनस पी के बी इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पीएच माइनस पी के डब्ल्यू के। अब ढूंढिए आप, मैच कराइए, आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो 2pH माइनस पी के डब्ल्यू, इसमें देखिए पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पावर माइनस लगा हुआ है, ठीक है, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो कोई सवाल टफ थोड़े था, ये तो फार्मूला था, बस फार्मूले को क्या किया गया है? थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, सवाल बना दिया गया। 32 नंबर सवाल में आ जाएं। कह रहे हैं सॉल्बिलिटी ऑफ Ag2Cl2 इन ए सॉल्वेंट इज S मोल पर लीटर, इट्स सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट विल बी। तो पहले तो आप ये जान लें कि Hg2Cl2 ये टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट है, यह है टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये 3 आयन देंगे, जब आप इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा Hg2 प्लस प्लस में ट्वाइस ऑफ कोलाइड आयन में, इसका हो गया S, इसका हो जाएगा 2S।
तो जब आप इसका KSP निकालोगे तो डाइमेरिक मर्क्यूरस आयन डॉट क्लोराइड आयन का क्या करेंगे आप, स्क्वायर, ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा 2S का स्क्वायर, KSP इक्वल टू ये हो जाएगा 4S क्यूब। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, 4S क्यूब। क्लियर। 33rd नंबर सवाल देखें। कह रहे हैं इफ pH ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, कितना दे रहे हैं भैया, 12। ठीक है, इसका बेरियम हाइड्रोक्साइड का pH दे रहे हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन का 12। कह रहे हैं बताओ इसका वैल्यू ऑफ KSP कितना निकल कर आ रहा होगा। अब जरा सवाल देखें, यहाँ पर हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का pH दे दिए हैं, pH कितना दिए हैं, 12। pH अगर 12 दिए हैं तो H आयन कंसंट्रेशन होगा 10⁻⁻12, तो OH आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 मोलर। ठीक है, अगर आप यहाँ से OH आयन कंसंट्रेशन निकालें और निकालेंगे कंसंट्रेशन तो होगा M इंटू एक्स इंटू अल्फा के, लेकिन चूंकि सोल्यूशन सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में हम मोलरिटी को क्या कहते हैं, सॉल्बिलिटी कहते हैं, S इंटू एक्स इंटू अल्फा के। ठीक है, अल्फा इसका 1 होगा क्योंकि दिया नहीं गया है, और OH आयन कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻2 इक्वल टू हो जाएगा S इंटू एक्स, कितना हो जाएगा, कितने आयन इसके हैं, 2। तो जब आप S निकालोगे तो निकल करके आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, और हाफ का मतलब हुआ 0.5 इंटू 10⁻⁻2, या कह सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻3। ये क्या निकल करके आया, इसका सॉल्बिलिटी। और चूंकि ये टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट है तो जब आप KSP इसका निकालोगे तो 4S क्यूब के बराबर आएगा, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3 का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो 5 25 25 125, तो 125 इंटू 4 इंटू 10⁻⁹। क्लियर। तो अब अगर आप इसमें वैल्यू निकालोगे तो ये निकल करके आएगा बेटा 5 इंटू 10⁻⁷। इसमें ये आंसर करेक्ट होगा, यहाँ माइनस लगा लीजिएगा। यहाँ पर भी सब देखिए माइनस सब में है भैया, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। हालांकि आपके पास पेपर है ही है, क्वेश्चन पेपर, उसी क्वेश्चन पेपर से ही आप सवाल को चेक करिएगा। ये 5 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, आइए भैया 33 नंबर सवाल को देख लें। आइए 34 नंबर सवाल पे जरा आ जाएं बेटा। पढ़िए सवाल क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ़, सवाल ऊपर लिखा है भैया, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं इसमें गड़बड़ी है। अब देखिए इसमें देखिए गड़बड़ी सारे हैं, ये देखना पावर माइनस लगेगा, माइनस लगेगा, माइनस लगेगा, माइनस लगेगा। 34 नंबर सवाल कह रहे हैं इफ़ KSP फॉर मर्क्यूरिक सल्फेट इज 6.4 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, कह रहे देन सॉल्बिलिटी ऑफ दिस सब्सटेंस इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, पहले तो आप ये जान लें कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर के। ठीक है, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब हुआ मोल पर लीटर। स्पष्ट। अब जरा ध्यान दे इधर भैया, ये भी पावर माइनस रखा जाएगा। तो ये HgSO4 है, इसका KSP निकालोगे आप तो सीधे किसके निकल के आएगा, S² के बराबर। ठीक है, और इसका S जब आप निकालोगे तो हो जाएगा √KSP के। और KSP कितना दिए हैं भैया, इसका KSP कितना दिए हैं, 6.4 इंटू 10⁻⁻5। ये हो जाएगा 64 इंटू 10⁻⁻6 का √।
तो हो जाएगा 8 × 10⁻³ मोलर। तो 8 × 10⁻³ मोलर का आंसर कौन सा होगा? पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 34 का फर्स्ट। 35 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहे हैं भैया इसमें? आइए बेटा 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं हम यहाँ से। कह रहे व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ फ्लोराइड आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम फ्लोराइड। ये है बेरियम फ्लोराइड, टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट है। Ksp स्क्वायर 2 हो जाएगा इसका 4s³ के। ठीक है, हमको क्या बताना है बेटा? इसकी मोलरिटी बतानी है। किसकी? फ्लोराइड आयन की। तो किसी भी आयन की अगर हम कंसंट्रेशन निकालते हैं, या कह सकते हैं मोलरिटी अगर हम निकालते हैं, तो फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन निकल करके आएगा। अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो हो जाएगा S × X × क्या हो जाएगा? अल्फा के। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनका S निकालेंगे। जब आप इसका S निकालोगे तो S = हो जाएगा Ksp/4⁻⁴ ठीक है, Ksp दिया कितना गया है? 4 × 10⁻⁻⁴⁻⁴ 4 से 4 काट दिया गया, ये निकल करके आ गया 10⁻⁻² मोलर। ये क्या निकल करके आया? इसकी सॉल्बिलिटी। जब आप फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन निकालोगे तो सॉल्बिलिटी हुआ 10⁻²। और फ्लोराइड के कितने आयन्स हैं? 2 × हो जाएगा 2, अल्फा हो जाएगा 1। तो फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन कितना निकल के आया बेटा? 2 × 10⁻² मोलर। इसमें देखिए कोई आंसर करेक्ट हो रहा है? यस, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल की तरफ जरा हम लोग चले भाई। 36 नंबर सवाल पढ़िए। 36 नंबर सवाल कह रहे pH ऑफ 0.01 मोलर HS-, ये है HS-। ओके, कह रहे साहब हाइड्रोजन बाईहाइड्रोजन सल्फाइड का pH हमको बताना है। तो पहले तो आप ये जान लें कि ये जो HS- है ये क्या है? एनायन है। जब ये पानी में जाएगा तो क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस कॉज करेगा। ठीक है, और जब एनायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो ऐसा सॉल्यूशन कैसा होता है बेटा? बेसिक होता है। ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन का जब आप pH निकालते हैं, ठीक है, और एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहाँ होता है? वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट में। तो जब आप इसका pH निकालोगे तो हो जाएगा 12 14+ pK + log C। तो जब आप हाफ से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा pH = 7+ pK/2 + log C/2। ये आंसर आना चाहिए। चेक करें इसमें कोई आंसर मैच कर रहा है? यस, सी वाला आंसर मैच कर रहा है बेटा। क्लियर? आइए अगले सवाल पर जरा 37 नंबर पर। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बेटा? कह रहे द pH ऑफ सोल्यूशन obtained by mixing 50 ml of 0.4 normal HCl and 50 ml of 0.2 normal NaOH। ये HCl में NaOH मिलाया जा रहा है, ये मिक्सचर बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो इसको हम N1V1 मान ले रहे हैं, इसको हम N2V2 मान ले रहे हैं, और मिक्सचर का N × V1 + V2 होगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी इनकी कितनी दी गई है भैया? 0.4। वॉल्यूम कितना दिया गया है? 50। माइनस, यहाँ पे माइनस रखा जाए क्योंकि दोनों एसिड बेस हैं। अगर एसिड एसिड होते, बेस बेस होते, तब हम इनको जोड़ते। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 0.2 × 50, ये हो जाएगा N × 50
प्लस 50। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा भैया 20 मिली इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 10 मिली इक्विवेलेंट अपान 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा 100, ये आ जाएगा नॉर्मेलिटी। अब चूंकि यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट एसिड का ज़्यादा है बेस से, तो जो फाइनल सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी आएगी उसमें H आयन कंसंट्रेशन आपको मिलेगा रिजल्टिंग। ये हो जाएगा 10 अपान 100, ये हो जाएगा 10 की पावर -1। सोल्यूशन कैसा होगा भैया? ये एसिडिक होगा, बिकॉज मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस के। ओके, तो अगर H आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 मोलर है तो pH इसका कितना निकल के आ जाएगा भैया 1। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? 38 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। 38 कह रहे हैं कैलकुलेट द pH ऑफ ए सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 50 ml 0.01 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विद 50 ml ऑफ वाटर। इसका क्या बताना भैया आपको? pH बताना है। ठीक है, pH पूछ रहे हैं, मिक्स किया जा रहा है 50 ml 0.01 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विद 50 ml वाटर। ठीक है, तो पहले तो आप ये जाने कि M1V1 इक्वल टू M2V2 के। ठीक है, M1 कितना था 50 ml, M1 था 0.01 मोलर, और V1 कितना था इसका 50 ml। बाद में M2 कितना होगा और वॉल्यूम कितना कर दे रहे हैं भैया? सॉल्यूशन विद 50 ml वाटर। कैलकुलेट मेड बाय मिक्सिंग 50 ml इतना सॉल्यूशन विद 50 ml वाटर, यानी 50 ml इसमें और मिला दिया, यानी कितना हो गया 100 ml हो गया। अब फाइनल मोलरिटी जब आप निकालोगे तो 0.01 × 50 अपान हो जाएगा 100। कितना हो गया भैया ये 50 गुना 100 0.01 अपान 2, यानी हो जाएगा 1 अपान 200 मोलरिटी निकल करके आया। ठीक है, तो जब आप यहाँ से OH आयन कंसंट्रेशन निकालोगे तो होगा M × X × क्या हो जाएगा एल्फा के, बल्कि इसको ऐसे ही रहने दीजिए इतना मोलर। ठीक है, तो जब OH आयन कंसंट्रेशन निकालोगे तो मोलरिटी कितनी है 0.01 अपान 2, X कितना हो जाएगा इसका? देखिए इसके कितने हैं 2 अल्फा हो जाएगा 1, निकल के आया 10 की पावर -2। तो अगर OH आयन कंसंट्रेशन आ रहा है 10 की पावर -2 मोलर, तो POH कितना आ जाएगा 2, तो pH कितना हो जाएगा 12। देखिए इसमें आंसर कोई 12 वाला मैच कर रहा है, यस ये आंसर आएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बफर सोल्यूशन। कौन इसमें से बफर सोल्यूशन है? बफर सोल्यूशन के लिए अब देखिए यहाँ पर क्या इन्होंने किया है, इन्होंने वीक एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इनका रिएक्शन कराया है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें तो ये 50 मिली इक्विवेलेंट हो गया एसिटिक एसिड और 50 मिली इक्विवेलेंट हो गया NaOH। तो ये देखिए दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब मिली इक्विवेलेंट एसिटिक एसिड का और मिली इक्विवेलेंट NaOH का अगर बराबर होगा तो ये सवाल बनेगा साल्ट हाइड्रोलिसिस का। यहाँ पर कंप्लीट साल्ट बन रहा होगा बेटा, और जो साल्ट बन रहा है ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट बन रहा है। ठीक है, और इसका जो मिली इक्विवेलेंट होगा ये निकल करके आ रहा है 50 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन बफर का नहीं बन रहा है। बफर का सॉल्यूशन बनने के लिए रिजल्टिंग सॉल्यूशन में वीक एसिड बचना चाहिए था और इसी का साल्ट बनना चाहिए था। जब दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर होंगे तो सवाल साल्ट हाइड्रोलिसिस का होगा। यहाँ पर अगर आप देखें
देखना 50 मिली इक्विवेलेंट वीक एसिड लिया गया, एस्टिक एसिड, और यहाँ देखना 50 मिली इक्विवेलेंट, और ये 100 मिली इक्विवेलेंट ले लिए NaOH। तो यहाँ पर NaOH का मिली इक्विवेलेंट ज्यादा हो गया और एस्टिक एसिड का मिली इक्विवेलेंट कम हो गया, ये भी बफर नहीं बनेगा। अब यहाँ जरा देखना ये कितना लिए हैं 100 मिली इक्विवेलेंट, और ये कितना लिए हैं, ये है 50 मिली इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या बना, एस्टिक एसिड आपने लिया 100 मिली इक्विवेलेंट, और यहीं पर NaOH लिया 50 मिली इक्विवेलेंट, ये रिएक्शन किए होंगे, ये साल्ट बना 50 मिली इक्विवेलेंट, और ये एस्टिक एसिड बचा कितना 50 मिली इक्विवेलेंट। तो रिजल्टिंग सोल्यूशन में हमारे क्या क्या बच रहा है, एस्टिक एसिड बच रहा है और इसी का साल्ट बच रहा है, यानी कि ये सोल्यूशन क्या बन रहा है, बफर बन रहा है। नीचे वाला भी सोल्यूशन जरा आप देख लो, ये देखिए एसिड है और ये एसिड, तो एसिड में एसिड मिलाने से बफर नहीं बनता बेटा, इसमें आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए भाई, 41 नंबर क्वेश्चन। 41 में कह रहे हैं कि व्हेन सम अमाउंट ऑफ सोडियम एसीटेट इज फर्दर एडेड टू ए मिक्सचर ऑफ एस्टिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, CH3COOH में CH3COONA, इसी को चाहे ऐसे कहें और इसी को चाहे आप ऐसे कहें, यह है कॉन्जुगेट बेस और ये है वीक एसिड। ये बना क्या रहे हैं बेटा, बफर बना रहे हैं, और कौन सा बफर बन रहा है, एसिडिक बफर बन रहा है। ये कह रहे साहब अगर हम इसमें अलग से क्या और डाल दें, इसमें कह रहे हैं कि व्हेन सम अमाउंट ऑफ सोडियम एसीटेट इज एडेड। अब अगर इस सोल्यूशन का बफर अगर आप देखें तो इसका जो pH होगा ये होगा pK प्लस log कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन अपॉन एस्टिक एसिड का कंसंट्रेशन। ये एक्चुअल में बेस है, ये एक्चुअल में एसिड है, तो इनडायरेक्ट आप सोडियम एसीटेट डाल रहे हैं इसमें, यानी कॉन्जुगेट बेस डाल रहे हैं। तो जब बेस का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो pH क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, क्योंकि OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH बढ़ेगा, pH घटेगा और pH क्या होगा, बढ़ेगा। सोल्यूशन जब बेसिक होगा तो pH बढ़ेगा बेटा। यहाँ पर अगर हम इसको डालते तो pH घटता, क्योंकि pH देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कॉन्जुगेट बेस के, या सोडियम एसीटेट साल्ट के, साल्ट ही तो यहाँ लिया गया है ना, सिंपल। तो अगर हम एस्टिक एसिड और सोडियम एसीटेट के सोल्यूशन में सोडियम एसीटेट डालेंगे यानी बेस डालेंगे तो सोल्यूशन का pH बढ़ेगा, इससे pH क्या होगा, इंक्रीज करेगा। 42 नंबर सवाल में आ जाए, कह रहे Ka फॉर HCN इज 5 × 10⁻⁻10 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर मेंटेन अ कांस्टेंट pH ऑफ 9, the volume of 5 molar KCN solution required to be added to 10 ml of 2 molar HCN solution। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक फार्मूला पढ़ाए थे कि H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है Ka इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अपॉन मिली इक्विवेलेंट ऑफ साल्ट। कोई दिक्कत, pH दिए हैं 9 तो H आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁹। Ka कितना दिया गया बेटा, 5 × 10⁻⁻10, और एसिड का मिली इक्विवेलेंट कितना दिया गया है, 10 ml 2 मोलर, तो हो जाएगा 2 × 10, और जो साल्ट है उसकी मोलरिटी दी गई है 5 और वॉल्यूम हमें नहीं पता, तो यहाँ से हम करेंगे क्या, 5 से 5 उड़ा, ये 10 है, जब यहाँ मल्टीप्लाई करो 10⁻⁹ और ये कट जाएगा, सीधे वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा, 2 ml। यही आंसर आएगा, देखिए कोई 2 ml है, ये आंसर मैच कर रहा है 42 का। बिल्कुल एक लाइन का सवाल है, इसको आप इस वाले फार्मूले से मत लगाना, pH इक्वल टू pK प्लस, उसमें फंस जाएंगे आप लॉग में जाकर के, इसलिए शॉर्टेस्ट मेथड आपको बताया जा रहा है।
43rd नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर कह रहे pH ऑफ बफर कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। pK कितना दे दिया गया है? 4.5। ठीक है, तो फार्मूला जब आप निकालेंगे तो pH इक्वल टू होगा pK प्लस log साल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, एसिड का कंसंट्रेशन। तो पहले हम यहाँ पर साल्ट का कंसंट्रेशन निकाल लें। जब साल्ट का कंसंट्रेशन निकालेंगे देखिए कितना ग्राम दिया गया है साल्ट, सोडियम एसिटेट कितना ग्राम दिया गया है? 8.2 ग्राम। 8.2 अपॉन 82 इसका मार्कर वेट, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 लीटर, तो हो गया 82 यानी 0.1 मोलर। ऐसे ही एसिड का जब आप कंसंट्रेशन निकालोगे तो कितना दिया गया बेटा? 6 अपॉन 60 इंटू वॉल्यूम 1 लीटर, ये निकल करके आ गया 0.1 मोलर। तो जब आप pH निकालोगे, pK इसका कितना दिया गया है? 4.5, ये हो जाएगा log 0.1 अपॉन 0.1। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पूरे 0। तो pH हमारा कितना निकल करके आया बेटा? 4.5। आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए, 4.5। 44 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए भैया। 44 में कह रहे हैं फियर, डर और एक्साइटमेंट या उत्तेजना जनरली कॉजेस वन टू breathe rapidly and it result in the decrease of concentration of carbon dioxide in the blood. In what way it will change the pH of blood? कह रहे क्या ये ब्लड का pH चेंज कर देगा? बोले तो नहीं साहब, ब्लड का pH चेंज नहीं होता। क्यों? चाहे आप तेज सांस लें चाहे धीमा सांस लें, CO2 का लेवल घटे या बढ़े, सिग्निफिकेंट चेंज ब्लड के pH में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन, इट्स pH इज कंजर्व्ड। इसका pH क्या रहता है? संरक्षित रहता है, pH इसका चेंज नहीं होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखें, 45 नंबर। इसमें क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे द pH ऑफ ब्लड इज 7.4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्या? व्हाट इज द रेशियो ऑफ? कह रहे द pH ऑफ ब्लड इज 7.40। व्हाट इज द रेशियो ऑफ, इसका रेशियो भैया HPO4 माइनस माइनस अपॉन H2PO4 माइनस। डाई हाइड्रोजन फास्फेट एंड हाइड्रोजन फास्फेट का रेशियो निकालना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखें ब्लड के अंदर की बात कर रहे हैं वो, और इसके pH की बात कर रहे हैं, बफर बन रहा होगा। ये है एसिड और इसी का ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। अब अगर आप यहाँ देखें तो यह है H2PO4 माइनस, ये H आयन रिलीज करके अपने कॉन्जुगेट बेस में जा रहा होगा। ठीक है, इसी का जब आप pH निकालोगे तो होगा pK प्लस log साल्ट का कंसंट्रेशन कॉन्जुगेट बेस का, HPO4 माइनस माइनस का अपान हो जाएगा H2PO4 माइनस। पूरा निकालेंगे तो निकल करके आएगा इसका इक्वेशन। ठीक है, pH कितना दिए हैं इसका भाई? 7.40। pK कितना दिए हैं इसका? 7.10। ये हो जाएगा log ये निकल करके आएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे?
log base 10 HPO4 माइनस का कंसंट्रेशन अपान H2 PO4 माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हटा देंगे अब ये आ जाएगा 0.30। तो जब आप HPO4 हाइड्रोजन फास्फेट अपान डाई हाइड्रोजन फास्फेट का रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 0.3 और एंटी लॉग 0.3 वो वैल्यू कितनी होती है 2। क्लियर? इसका मतलब ये हो जाएगा HPO4 अपॉन H2 PO4 माइनस इक्वल टू होगा 2/1। ये रेशियो निकल करके आएगा। तो 2:1 कोई है? यस, 2:1 ये निकल करके आएगा। ये टोटल बेटा सवाल थे आपके 45 क्वेश्चन, प्यारे प्यारे सवाल थे। इनमें कुछ क्वेश्चंस लीक से हट करके हैं, उन क्वेश्चन पे आप टिक लगा लीजिएगा, गोला बना लीजिएगा, और जब इस चैप्टर का अगला टेस्ट होगा तो फिर उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।